हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज डॉक्टर सागर गोरे और हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आपके 10th का जो साइंस है उसमें से मैं पर्टिकुलरली उसमें से बायोलॉजी पार्ट लूंगा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। सो देखिए, वर्ड में ही क्या है, लाइफ प्रोसेस मतलब क्या होती है। जो हमारी लाइफ है, ह्यूमन बींग्स की हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स की हो, सो ये जो लाइफ है ये किसकी किसकी रहेगी। सो हम बोल रहे हैं कि प्रोसेसेस इसमें होनी चाहिए, मतलब ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। लिविंग होगे तभी इनमें कुछ प्रोसेसेस होगी। तो ये क्या हो सकता है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर ये कोई भी प्लांट हो सकता है। ये या तो हम कह सकते हैं यूनिसेल्यूलर होगा या फिर ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर प्लांट्स है, यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, इनमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं। ये लाइफ प्रोसेस की जरूरत क्या है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। देखिए, हमने देखा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऐसा यूनिट होता है सेल। जब ये सेल बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं टिश्यू। फिर टिश्यू से आगे जाके क्या बनता है, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और इस ऑर्गन सिस्टम के बाद जो बनता है वो होती है बॉडी। वेरी क्लियर, बॉडी बनेगी। फाइनली कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनेगी तो उसमें ये सभी प्रोसेसेस होती रहती है। प्रोसेस की जरूरत क्या है, सबसे पहले तो वो चीज हम देखेंगे। देखिए, कोई भी सेल है, अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसके सर्वाइवेंस के लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी ऐसी ही नहीं मिलती है। आप एनर्जन पी जाओ और एनर्जी मिल गई, कोल्ड ड्रिंक पियो एनर्जी मिल गई, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये एनर्जी कहां से मिलेगी, तो जो प्रोसेसेस होती है लाइफ को चलाने के लिए, ये इसी के लिए होती है। सो ये लाइफ या तो गेन की जाएगी या फिर एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। इसे गेन करो या फिर इसे यूज करो। ये सभी के लिए जो प्रोसेसेस बॉडी में चलती है, इन सभी सम टोटल को, इसी को हम अगर एक वर्ड में कहेंगे तो इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इस तरह का मेटाबॉलिज्म बॉडी में हमेशा चलते रहता है। ओके, मेनली अगर हम इसमें बात करेंगे कि मेनली कौन से लाइफ प्रोसेसेस हमें पढ़नी है स्टूडेंट, तो वो देखिए, ये 4 लाइफ प्रोसेस हम मेन देखने वाले हैं। कौन सी है लाइफ प्रोसेसेस, सो यहां पे मैं लिख देता हूं लाइफ प्रोसेसेस। बेसिकली 4 लाइफ प्रोसेस है। उनमें से सबसे पहला है डाइजेशन, सेकेंड वन है रेस्पिरेशन, थर्ड वन है सर्कुलेशन, और फाइनली है एक्सक्रीशन। देखिए, ये सभी जो प्रोसेस हो रही है इनमें कोई तो भी एक सिस्टम आएगा। मतलब डाइजेशन में क्या आएगा, इसमें आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर स्टमक आएगा, आपकी पूरी जीआईटी आएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आएगा, तो ये डाइजेशन सिस्टम से होगा। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा जिसमें लंग्स होंगे, आपका नोज से लेके लंग्स तक ये पूरा रेस्पिरेशन होगा। सर्कुलेशन में हार्ट आएगा तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये सर्कुलेशन कराएगा, और जो एक्सक्रीशन है इसमें आएगी आपकी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, ये सभी इसमें आएगा। मतलब हर कोई प्रोसेस जब होनी है तो उसमें क्या जरूरी है, कोई सिस्टम होना जरूरी है, और यही लाइफ प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डाइजेशन से। लेकिन इसमें और एक बात है कि इसी को एक नाम से पहचाना जाता है जो होता है न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स प्लांट और एनिमल दोनों के लिए जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट्स में क्या होता है। सो इन प्लांट्स देखिए, जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप्स के कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या न्यूट्रिशन 2 टाइप का हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स का हो, या फिर मैं यहां लिख देता हूं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स का होगा, जिसमें एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
और जिनमें ये पाया जाता है उसी को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? ऑटो मींस सेल्फ, ये खुद प्रोड्यूस करेंगे, सेल्फ प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स मींस डिपेंड होते हैं, सो ये डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, इस तरह से। अभी ऑटोट्रॉफ्स में क्या आएगा और हेटेरोट्रॉफ्स में? ऑटोट्रॉफ्स में सभी प्लांट्स आते हैं, पूरे प्लांट्स। इसमें भी कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स, खुद का जो फूड है खुद प्रोड्यूस करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या आता है? हेटेरोट्रॉफ्स के और थ्री टाइप्स होते हैं, जैसे कि जिसमें एक है होलोजोइक, फिर है सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक मींस जो सॉलिड मटेरियल है वो, और सैप्रोफाइट मींस जो डेड डिकेइंग मटेरियल पे लाइव रहेंगे, जब लाइफ अपनी लाइफ डिपेंड करती है, वो सैप्रोफाइटिक है। और एक है पैरासाइटिक। ओके, सो इनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो कोई भी प्लांट होता है तो ये बेसिकली बहुत सारे प्लांट ऐसे जो ग्रीन ही होते हैं मैक्सिमम, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कलरफुल होंगे। जो भी ग्रीन प्लांट्स है उनमें क्या होता है? एक प्रोसेस होती है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये सभी प्लांट्स जो है खुद का फूड बनाएंगे। सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड या प्रोड्यूस ओन फूड, खुद का फूड प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। कैसे करेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसा होता है ये जरूरी है। देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 H2O, इसको एक साथ मिला लेते हैं तो C6H12O6 प्लस O2 इवॉल्व होता है, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसी को कहते हैं ग्लूकोज। और ये सभी होता है प्लांट्स में। मतलब प्लांट्स जो है एयर में से लेंगे CO2, फिर सॉइल में से लेंगे H2O वाटर, और यहां पे क्या रहेगा? यहां पे रहेगा सनलाइट और कुछ पिगमेंट, खास करके कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो इस तरह से प्लांट्स किसी से भीख नहीं गएंगे फूड, तो किसी से फूड मांगने वो नहीं जाता है, ठीक है। तो CO2 H2O ये दोनों साथ में आएंगे, फिर उसमें से उसे सनलाइट लगेगा, सनलाइट की जरूरत है, कुछ पिगमेंट्स उसके पास है, तो ये पिगमेंट्स मतलब क्लोरोफिल खास करके, इसके साथ ये बनाएगा C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। ओके, और ये ग्लूकोज जो है ये स्टोर होके रहेगा इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में ये स्टार्च के फॉर्म में रहेगा। अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है, और जब भी उसे जरूरत पड़ती है तब ये एज अ एनर्जी यूज इसे कर लेता है। क्लियर? सो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो प्लांट्स में हमेशा के लिए होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट? सो ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है। अभी इसमें ये सब कैसे होता है, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि हमने देखा फोटोसिंथेसिस में वाटर, सबसे पहले तो CO2, फिर वाटर H2O, और इसके साथ फिर बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस O2 इवॉल्व हो रहा है, यहां पे है सनलाइट, और फिर कुछ है क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। यहां पे एक चीज पूछी जाती है कि CO2 हमेशा रिड्यूस होता है, यहां पे रिडक्शन होगा। H2O जो है इसमें से ये ब्रेक हो जाएगा, और इसी ब्रेक को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो फोटोसिंथेसिस में होती है। हाइड्रोलिसिस होगा तो इसका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर स्प्लिट हुआ, हाइड्रोलिसिस कहा गया, CO2 रिड्यूस हुआ, और इसने ये कार्बन कंपाउंड ने क्या फॉर्म किया? ग्लूकोज फॉर्म किया। यहां पे ये जो कंपाउंड्स है ये इनऑर्गेनिक है, मतलब हम लोग इनऑर्गेनिक से क्या बना रहे? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है मतलब जिसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। ऐसे हम कुछ मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मतलब ग्लूकोज बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ
सनलाइट एंड पिगमेंट्स यूजिंग CO2 एंड H2O। ये हमेशा होता रहता है प्लांट्स में, ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी दी है कि आपको क्या करना है। इसमें आपको स्टार्च टेस्ट करना है, स्टार्च टेस्ट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग, क्या यूज करना है, यूजिंग आयोडीन। आयोडीन यूज करो और आयोडीन यूज करके आपको स्टार्च टेस्ट कराना है, तो जिसके कारण आप ये समझ जाएंगे कि कौन से प्लांट्स में CO2 की जरूरत क्यों है और कैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर? ये हुई बात फोटोसिंथेसिस की। मतलब ये ऑटोट्रॉफ है, लेकिन अगर अभी हम हेट्रोट्रॉफ्स की बात करेंगे तो हेट्रोट्रॉफ्स में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हेटेरोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मींस डिपेंडेंट है फूड के लिए, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से 3 टाइप्स है किसके? एक है होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोफाइटिक और थर्ड वन है पैरासाइटिक। ये हमेशा के लिए याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। होलोजोइक मींस इसमें सॉलिड फूड होगा। ये सभी के सभी जो है ये डिपेंडेंट होते हैं किसी और के ऊपर फूड के लिए। सो दीज होलोजोइक्स, whoever these holozoic animals are, they are dependent or they take solid food. These examples are very famous. Human beings, humans are holozoic, they took solid food. Then saprophyte, here may be tiger, here may be lion. So anyone who take holozoic, that is solid food, comes under the holozoic. Next one is the saprophytic, means they live, what do they take? So they live on dead and decaying matter, dead and decaying matter. डेड और डिकेइंग मैटर पे जो जिंदा रहते हैं उन्हें कहा जाता है सैप्रोफाइट। जैसे कि ये पहले क्या करते हैं, फर्स्ट दे डिकम्पोज, ये पहले डिकम्पोज करेंगे एंड देन इंजेस्ट, उसके बाद ये खुद ले लेंगे। इसे कहा जाता है सैप्रोफाइटिक। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, एक है मशरूम और खास आप याद रख सकते हैं फंगस। जैसे कि आपके ब्रेड के ऊपर मॉल्ट्स आ जाते हैं तो वो क्या है स्टूडेंट, फंगस है। ये पहले ब्रेड को खराब करेंगे और फिर इंजेस्ट करेंगे, खुद के बॉडी के लिए यूज करेंगे। सो दे आर सैप्रोफाइटिक। थर्ड वन इज द पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मीन्स लिव ऑन अदर्स विदाउट किलिंग देम। ये खुद उन पे रहते हैं लेकिन उनको किल नहीं करेंगे, जैसे कि सैप्रोफाइट कर रहे थे, ऐसे पैरासाइटिक उनको किल नहीं करेंगे, उनके ऊपर जस्ट रहेंगे। जैसे कि लीच है, फिर लाइसेस है, फिर अमरवेल है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरे के ऊपर रहेंगे, इनमें से इनका फूड लेंगे। सो दे लिव और टेक फूड, ये फूड लेंगे या उनके ऊपर रहेंगे। सो इस तरह से लीच है। टिक्स भी इनमें आते हैं। सो टिक्स भी इसी तरह है, कोई मॉस्किटो आया मुझे काट रहा है तो उसकी बाइटिंग के बाद, उसे बाइट करने के बाद मेरा खून तो उसने चूस लिया, लेकिन इससे मैं मर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब विदाउट किलिंग। सो उससे कोई डेथ नहीं होती है, उनका सर्वाइवेलेंस ऐसा ही रहता है। इन्हें कहा जाता है पैरासाइटिक। ओके, सो दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, साथ में रह के हमारे साथ हमारी थाली शेयर करेंगे लेकिन हमें कुछ देंगे नहीं, हमें मरने भी नहीं देते और हमारा साथ भी नहीं छोड़ते। ऐसे बहुत सारे होते हैं। चलिए, सो हेट्रोट्रॉफ्स के 3 टाइप्स है। कौन से हैं? होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। इसमें होलोजोइक में सॉलिड फूड लेने वाले होलोजोइक रहेंगे। ह्यूमन, टाइगर, ये सभी होलोजोइक में आते हैं। सैप्रोफाइट्स में जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रहेंगे उसे हम कहेंगे सैप्रोफाइटिक। तो इसमें ये पहले डिकम्पोज करेंगे और फिर खुद का फूड जो है लेंगे। इसमें मशरूम और फंगस आते हैं। लास्ट में है पैरासाइटिक, जो कि दूसरे पे रहेंगे, दूसरे का फूड, वाटर सब सक कर लेंगे लेकिन उसे मरने नहीं देंगे। ये बहुत ही चमत्कारिक होते हैं। लीच, लाइसेस, अमरवेल और टिक्स इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर? सो ये हुए कुछ एग्जांपल्स। अभी हम देखेंगे, ये हुई ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स का क्लासिफिकेशन, जो कि आता है न्यूट्रिशन के अंदर, कि न्यूट्रिशन सभी कैसे लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम बात करेंगे ह्यूमन की।
सो ह्यूमन डाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा प्रोसेस है ह्यूमन डाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। सो ह्यूमन डाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। सो ह्यूमन डाइजेशन किससे स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स? सो ह्यूमन डाइजेशन का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेंगे हम और इसे बनाएंगे सिंपल। सो कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना, सिंपल मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट करना, इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। क्लियर? सो ह्यूमन डाइजेशन इट स्टार्ट्स विद द माउथ विच इज अ ट्रांसवर्स स्लिट। माउथ से स्टार्ट होगा और एंड कहां पे होगा? एंड एट एनस। सो द ट्रैक बिटवीन माउथ टू एनस, this is said to be GIT. GIT means gastrointestinal tract. Gastrointestinal tracts में क्या आएगा? एक तो स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन आएगा, तो ये पूरा ट्रैक फॉर्म होता है और इसे कहा जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। क्लियर? अभी हम पढ़ते हैं कि इसमें पूरी एनाटॉमी में क्या क्या आता है। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये यहां से शुरू होता है माउथ से, ओके इस तरह से। सो इसमें यहां पे ये चेस्ट कैविटी रहेगी, तो यहां से माउथ से ये स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होगा और आगे जाके फिर इस तरह से, और ऊपर से क्या आ रहा है? ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी आएगी आगे जाके, तो यहां पे ये कुछ कॉमन पैसेज रहता है और यहां से फिर और दो ट्रैक्स अलग अलग हो जाएंगे। चलिए इसे लेबलिंग कर लेते हैं। देखिए ये जो एंटरिंग ओपनिंग है इसे हम कहते हैं माउथ, ये माउथ है। फिर ये अंदर जो है इसे हम कहते हैं ओरल कैविटी, तो ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के बाद यहां जो आता है इसे हम कहते हैं फेरिंक्स, ये फेरिंक्स है। फेरिंक्स के बाद यहां पे जो आ रहा है एंटेरियरली, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को हम कहते हैं विंड पाइप। मतलब ये किससे रिलेटेड होगा? ये नोज का है, नोज का पीछे से जाके आगे आता है और यहां पे जो है इसी को हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस मींस इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप। और फाइनली यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा स्टमक, इस तरह से, जो कि जे शेप माना जाता है, ये स्टमक है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में जो डाइजेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। सो एक एक पार्ट देखते हैं, उसका फंक्शन देखते हैं, तो आपको डाइजेशन क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि हमें जो मिलता है वो कॉम्प्लेक्स फूड मिलता है, कॉम्प्लेक्स फूड मिलता है और इसी कॉम्प्लेक्स फूड को हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल फूड में। कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल्स में, तभी वो क्या होता है? एब्सॉर्ब होता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझिए कि आपने कॉम्प्लेक्स फूड लिया, फूड कहां पे आ रहा है? सबसे पहले आप माउथ से ले रहे हो। सो मैं माउथ की बात करूंगा। मैंने कहा कि माउथ ये कैसा है? ट्रांसवर्स स्लीट है, ट्रांसवर्स स्लीट, ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रांसफरी प्लेस्ड है ये वाला माउथ। उसके बाद ये माउथ से ये कहां जाएगा? फूड, फूड जाएगा अंदर ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में क्या है? ओरल कैविटी में टीथ है, ओरल कैविटी में टंग है, ओरल कैविटी में रूफ है, फ्लोर है, ये सभी ऑर्गन्स आते हैं ओरल कैविटी में। टीथ की बात करेंगे तो टीथ कितने हैं स्टूडेंट? सबसे पहले टीथ किसके बने हैं? टीथ बने हैं इनामल के, इनामल के। सो इनामल ये ऐसा पार्ट है जो बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसलिए आपको याद रखना है इनामल। और ये टीथ जो है तो अडल्ट में कितने होते हैं? इसका फॉर्मूला कितना होता है टीथ का? ये अडल्ट में होता है 2 1 2 3 और ये चिल्ड्रन में होता है 2 1 0 2। ये बहुत ही अच्छा याद रखने वाला फॉर्मूला है। ये क्या होता है? ये होते हैं पहले इंसिजर्स, फिर ये कैनाइन्स, प्रीमोलार और फिर फाइनली मोलार। 4। देखिए मैं यहां पे फिर एक डायग्राम निकाल रहा हूं, लेकिन ये जो हम डेंटल फॉर्मूला देख रहे हैं ये सिर्फ हाफ ऑफ द जॉ का है। जैसे कि ये आपका नीचे का जॉ है और इसके ऊपर कुछ फिर ऐसा जॉ रहेगा दूसरा, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ हाफ की। इसमें कैसा रहेगा? देखिए सबसे पहले अगर हम ऐसे निकालेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये हाफ ऑफ द जॉ है जिसमें यहां पे रहेगा अंदर की ओर ये है
इंसीजर्स, तो कितने हैं इंसीजर्स? 2 इंसीजर्स इस तरह से है, 2। फिर है कैनाइन जो कि बहुत ही ऐसा शार्प होता है। फिर आते हैं 2 प्रीमोलार, ये हुए प्रीमोलार, और फिर 3 मोलार है, ये थोड़े बड़े होते हैं इस तरह से। सो ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। क्लियर? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार और मोलार, ये हुई आपके टीथ जो कि बने हैं इनामेल के। फिर हम आगे जाते हैं, तो आगे क्या आएगा? टंग। तो आपको मालूम है टंग क्या करेगा? टंग जो है ये टेस्ट के लिए काम आती है, और फिर ये मिक्सिंग भी करेगा फूड का, और हमें बोलने के लिए भी यही टंग है जो हेल्प भी करती है। ठीक है, आपने फूड लिया, अभी फूड का क्या हुआ? ओरल कैविटी में होती है सलाइवा। ये सलाइवा कहां से आती है? ये आती है सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स होती है 3 पेयर्स। 3 पेयर्स रहेगी, मतलब टोटल कितनी? 6। वो हमें अब यहां पे नहीं पढ़नी है, सिर्फ याद रखेंगे कि फूड में जब सलाइवा ऐड हो जाता है तो इससे जो बनता है उसे कहा जाता है बोलस। तो यहां पे बोलस फॉर्म हुआ। क्लियर? सो बोलस फॉर्म क्यों किया? क्योंकि यहां से हमें क्या करना है? फूड को अंदर की ओर भेजना है। तो ये कैसा चाहिए? सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि ये तो ट्यूबिंग है, ट्यूब से हमें नीचे भेजना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? सॉफ्ट बनाना है, हो गया, जिसको हमने सलाइवा ऐड करके सॉफ्ट कर दिया। ओके, सलाइवा में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं, फिर फिजियोलॉजी के बारे में सोचते हैं। अभी यहां पे आ गया, फिर यहां से ये फेरिंग्स में जाएगा, और वहां से फिर कहां आएगा? फूड पाइप में। फूड पाइप को क्या कहा जाता है? फूड पाइप को कहा जाता है ईसोफेगस। तो ये फूड ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस में आने के बाद यहां पे कोई डाइजेशन नहीं होगा, ईसोफेगस से नीचे आएगा वो स्टमक में। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टमक में आएगा। स्टमक में आने के बाद यहां पे इसमें कुछ एडिशन होंगे स्टमक जूस की, जैसे कि इसे हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रिक जूस ऐड हो जाएंगे। फिर यहां पे ये कुछ, यहां पे डाइजेशन बहुत नहीं होगा, लेकिन गैस्ट्रिक जूस के साथ ये ऐड होने के बाद फिर इसे आगे भेजा जाएगा, जो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में यहां पे वाटर एब्सॉर्ब होगा, और फाइनली वो पहुंचेगा रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर होगा, और फिर बाहर उसे फेंका जाएगा एनस के थ्रू, जो कि फीकल मैटर के फॉर्म में रहेगा। इसी को हम, अगर डाइजेशन को हम फिजियोलॉजी देखेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन स्टार्ट्स विथ माउथ, क्योंकि माउथ या फिर इसे ही मैं अभी ओरल कैविटी कह रहा हूं। तो माउथ और ओरल कैविटी, इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है सलाइवा। सलाइवा में क्या रहेगा? सलाइवा में हमें मिलता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो क्या ब्रेक करता है? ये ब्रेक करता है ग्लूकोज को। जो भी हम ग्लूकोज खा रहे हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में खा रहे हैं या स्टार्च के फॉर्म में खा रहे हैं, उसे ब्रेक करने वाला होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कहां मिलता है? हमें सलाइवा में मिलेगा। फिर इस ओरल कैविटी से आगे नीचे जाएगा फूड, यहां से फेरिंग से नीचे, तो यहां पे ट्रकिया है, और यहां पे ये ईसोफेगस है, ये ट्रकिया है। तो ये फूड ईसोफेगस में ही जाना चाहिए, ट्रकिया पे ना जाए, इसलिए यहां पे एक फ्लैप होता है जिसको कहा जाता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक और फ्लैप रहेगा, उसे कहा जाता है इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस। तो ये विंड पाइप में फूड नहीं जाएगा। फूड कहां जाएगा? ईसोफेगस में, मतलब फूड पाइप में। अगर वो विंड पाइप में जाने की कोशिश करेगा तो रिफ्लेक्स तैयार होगा, और यहां से हमें कफिंग होता है। क्लियर? चलिए, अब ये माउथ या ओरल कैविटी में जाने के बाद सलाइवा ऐड हो गया, और फिर यहां से ये आगे जा रहा है ईसोफेगस में। मैंने कहा कि ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, ये सिंपल एक ट्यूब है। उसके बाद फूड जा रहा है स्टमक में। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में क्या क्या प्रोड्यूस होगा? बेसिकली होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर यहां पे होगा पेप्सिनोजन, और फाइनली यहां पे नीचे होगा म्यूकस। तो ये तीनों की जरूरत होती है। ये क्यों इंपॉर्टेंस है ये पहले देखेंगे। देखिए,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका पीएच होता है 1.8, मतलब ये हाईली एसिडिक है। यही HCl है जो हाईली एसिडिक होने के कारण डाइजेशन बहुत जल्दी से कराता है। ये HCl जब पेप्सिनोजन पे एक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। किसमें? पेप्सिन में। और फिर ये ब्रेक करता है प्रोटीन्स को। सो प्रोटीन्स को ब्रेक करने वाला कौन होता है? प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा पेप्सिनोजन से बना हुआ पेप्सिन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में है। तो ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन बन रहा है। अभी रहा म्यूकस। म्यूकस है, कुछ कार्बोनेट्स भी यहां पे रहेंगे। तो ये म्यूकस और कार्बोनेट्स का क्या रोल है? तो म्यूकस और कार्बोनेट्स ये प्रोटेक्ट करेंगे किसको? प्रोटेक्ट्स स्टमक की वॉल ऑफ स्टमक। क्योंकि क्या है, ये जो HCl है इसका पीएच बहुत ज्यादा है। अगर ये ऐसा ही गिर जाएगा तो हमारे सोल को भी या हमारे पाम को भी ये डिजनरेट कर सकता है, बर्न कर सकता है, इतना इसका पीएच कम होता है। तो इससे इनर वॉल ऑफ स्टमक भी रप्चर हो सकती है। इसलिए ये म्यूकस गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक वॉल को, इसलिए उसमें कोई रप्चर नहीं होता है, कोई डैमेज ऑफ वॉल नहीं होता है। ये रोल होता है म्यूकस का। क्लियर? अभी ये स्टमक के बाद फूड कहां आ रहा है? ये फूड आ रहा है नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन ये हाईली फोल्डेड है, हाईली फोल्डेड है। और यहां पे क्या ओपनिंग हो रहा है? ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट। बाइल डक्ट यहां पे ओपन हो जाएगी। बाइल डक्ट क्या ला रही है? बाइल जूस इसमें होगा। बाइल जूस, बाइल जूस मतलब कहां से आ रहा है? ये लीवर से आ रहा है। ये लीवर से आने वाला जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। बाइल जूस में क्या रहेगा? बाइल जूस में रहेगा लाइपेज। लाइपेज रहेगा और कुछ बाइल जूस रहेंगे। ओके, सो लाइपेज और बाइल जूस का क्या काम है? ये जो लाइपेज है, ये जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स रहते हैं, इस फैट ग्लोब्यूल्स को ये लाइपेज इस पे वर्क करेगा और फिर यहां से ये स्मॉल फैट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये लाइपेज का रोल है। लाइपेज कहां से आ रहा है? बाइल जूस से। अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहां पर मैक्सिमम वाटर जो है एब्सॉर्ब किया जाएगा और फिर फाइनली जो कुछ होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? यहां पे एक चीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय प्रेजेंट होते हैं। जो विलाय कैसे हैं? बहुत ही न्यूमरस है, बहुत ज्यादा प्रमाण में है और इनका रोल होता है सरफेस एरिया बढ़ाना। तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देंगे और उनमें अटैच होते हैं कुछ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। जो एब्सॉर्ब किया हुआ फूड है ये विलाय के थ्रू कैपिलरीज में चला जाएगा और फिर हर एक सेल को वो प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इनमें से जो बचा है लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। यहां पे वाटर का एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम होगा और जो बचा हुआ है वो फिर आएगा रेक्टम में। और रेक्टम में आने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? तो वो होता है फीकल मैटर। फीकल मैटर। और फाइनली ये फीकल मैटर आउट हो जाता है एनस के थ्रू। ठीक है? सो ये ओवरऑल है हमारे डाइजेशन की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। तो ये हमने सबसे पहली प्रोसेस पढ़ी जिसका नाम था डाइजेशन या फिर न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमने उसको पढ़ा है। तो प्लांट्स में जो डाइजेशन होता है या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होने के कारण फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस ये प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा स्टेप है क्योंकि उसके बिना कोई ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होगा और अगर ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होता है तो कोई भी फूड हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है और वही फूड हम जब खाते हैं तो हमें अगर एनर्जी चाहिए तो जरूरी होता है कि हमें उसका डाइजेशन हो जाए। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेल। सो आपको ये फिर से बुक में से अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के साथ जो है रेस्पिरेशन। सो कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।